नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सही तरीके से चल रही होगी। बेसिकली आज के इस वीडियो में आप सभी के हैवी डिमांड पर रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, मैं कोई जानबूझकर आपको कम कट ऑफ बताकर झूठा दिलासा नहीं देने वाला हूँ। जो हकीकत है, जो रियल में कंपटीशन है, मैंने अलग अलग डाटा को एनालिसिस किया है, खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इन सब के आधार पे जोन वाइज मैं आपको सटीक कट ऑफ बताने का कोशिश करूँगा। ये नहीं कि औरों की तरह वीडियो का रीच ज़्यादा करने के लिए कुछ भी मैं बताकर चला जाऊँ, उससे आपको कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। और मैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करता हूँ जो आपके हित में ना हो। यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं तो ये आपको भली भांति पता होगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए जोन वाइज सबसे सटीक कट ऑफ को हम लोग देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका रेलवे ग्रुप डी का जो इस बार का एग्ज़ाम है वो उतना अच्छा नहीं गया है, या फिर कुछ नंबरों से आप कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट नहीं हो पाएगा, हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर या फिर जितने भी नंबर से, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके हाथों से सब कुछ चला गया। नहीं, अभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है भाई? तो जो अभी हाल ही में लगभग 22,000 के आसपास वैकेंसी ग्रुप डी की आई है, जिसका कि फॉर्म भरा जा रहा है, और आई थिंक इसका लास्ट डेट 2 मार्च है और फाइनल सबमिट का डेट 4 मार्च है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी है, ठीक ना। तो अभी तक आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको पहले ही फॉर्म फिलअप कर देना है। और अभी जो एग्ज़ाम आपने दिया है इसका प्रॉपर सेल्फ एनालिसिस करना है, अपना वीकनेस ढूंढना है कि मैंने कहाँ गलती किया है। क्या मैथ मेरा वीक है, मैथ में ज़्यादा टाइम दे दिया, रीजनिंग में हमसे सवाल नहीं बना, कम स्कोर है, या फिर साइंस में मेरा स्कोर नहीं बना, साइंस में कहाँ से सवाल पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पता ही है, या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको परेशान किया है। तो ये पर कैंडिडेट डिपेंड करता है, किसी का मैथ वीक हो, किसी का रीजनिंग वीक हो, किसी का साइंस वीक हो। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है और अपनी गलती को ढूंढना है और उस गलती पर यानी वीकनेस पर आपको वर्क करना है और उसी के हिसाब से आपको प्रॉपर आगे तैयारी करना है। हालांकि मैं आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। रही बात कि बुक के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं, तो देखिए बुक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू लगाना। ज़्यादा पीवाईक्यू लगाइएगा, उसी के आधार पर आपको तैयारी करना होता है। साइंस के लिए मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ क्योंकि साइंस का वेटेज अच्छा खासा है, 25 सवाल आसपास पूछा जाता है साइंस में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साइंस के लिए आप इन सभी बुक को फॉलो कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। अभी हाल ही में जितने भी रेलवे में एग्जाम हुए हैं जहाँ से आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका ये कंपाइलेशन है। एक जगह आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन का कंपाइल किया गया है। जल्दी इसमें रेलवे ग्रुप डी के भी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो आपको अपडेटेड ही बुक लेना है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये एनालिसिस किया गया है कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन है, बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन है, और आपको प्रत्येक जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी इसमें टॉपिक का भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, वेटेज कितना है। और ये हो गया फिजिक्स का, जैसे ये हो गया केमिस्ट्री का, ये हो गया बायोलॉजी का। तो इसका मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। बाकी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो बुक है वो एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये सामान्य विज्ञान का ऑनलाइन अप्रोच ले सकते हैं, और ये इंग्लिश में जनरल साइंस का ऑनलाइन अप्रोच को आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपका जो कट ऑफ है जोन वाइज वो कितना रह सकता है। देखिए किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, अटेंडेंस क्या रहा है, अगले चरण के लिए कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, और सबसे मेन फैक्टर नॉर्मलाइजेशन। तो एक एक करके चलिए हम लोग समझते हैं सबको। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो टोटल वैकेंसी है ग्रुप डी की वो है 32,438। वही टोटल फॉर्म का अगर बात की जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट ने इस बार ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन वही अटेंडेंस अगर बात करते हैं तो अटेंडेंस मात्र 46% के आसपास रहा है, यानी लगभग 50 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। वही अगर फिजिकल की बात करते हैं पीईटी का, तो वो 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल वैकेंसी का आपको 3 गुना बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें रिजर्व वैकेंसी भी रहता है, सीसीए का रिजर्व वैकेंसी रहता है, पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट का रिजर्व वैकेंसी रहता है, क्योंकि इनका डायरेक्ट मेरिट रहता है, फिजिकल के लिए इनको नहीं बुलाया जाता है, ठीक ना। और इनकी रिजर्व वैकेंसी है तो इसलिए इसको इनमें माइनस करना पड़ेगा। हालांकि रिजर्व वैकेंसी आपको एक सर्विसमैन का भी रहता है। तो मैं जो कटअप बताऊंगा उन सबको इंक्लूड किया गया है, इन सारी बातों को इंक्लूड किया गया है, यानी इनकी वैकेंसी को माइनस किया गया है। उसके बाद 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो वो कितना कटअप जा सकता है इसके आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी एग्जाम लेवल का अगर बात करते हैं तो एग्जाम लेवल का अगर बात करेंगे तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का पेपर था। हाँ, जीके जीएस जो है वो यानी जो 20 सवाल करेंट अफेयर्स के पूछे थे वो मॉडरेट टू हार्ड था। अच्छे कैंडिडेट ने नंबर उसमें नहीं किया है।
फैक्चुअल डाटा पूछा था, लेकिन साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये मॉडरेट लेवल के थे। यानी ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो मॉडरेट लेवल के सवाल पूछे गए थे। नॉर्मलाइजेशन देखिए सबसे मेन फैक्टर का होने वाला है, साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि मान कर चलिए किसी अगर शिफ्ट में 72 कट ऑफ जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, यानी किसी जोन का 72 कट ऑफ जा रहा है, तो हो सकता है कि 70 वाले का भी रिजल्ट हो जाए और 65 वाले का भी रिजल्ट हो जाए। यानी किसी का मात्र 2 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा और किसी का आपको 6 से 7 नंबर भी बढ़ने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हुए हैं। और भाई इतने शिफ्ट में अगर पेपर होंगे तो एक जैसा तो अपना वो रहेगा नहीं, लेवल रहेगा नहीं, अलग अलग तो भाई हो जाएगा ही। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा रोल जो है वो होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का रोल जो है सबसे बड़ा होने वाला है। तो इस बात आपको देखने को मिलेगा कि अगर 22 का ही कट ऑफ जाता है तो 70 वाले का भी रिजल्ट होगा और इवन 65 का भी रिजल्ट हो सकता है किसी शिफ्ट वाले का, ठीक ना। बाकी ये जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा उसका बेस क्या है, तो मैंने अलग अलग डाटा को एनालिसिस किया है, जैसे कि रैंक मित्रा का डाटा हो गया, रैंक गुरुजी डाटा हो गया, खुद का मेरा पर्सनल एनालिसिस है। मैंने लगभग सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को देखा है कितना करने लायक हैं, क्योंकि एक बार खुद मैंने ग्रुप डी भी निकाला हुआ है और आपको पता ही है मेरा एक्सपीरियंस के तौर पे मैं अभी भी रेलवे में ही जॉब करता हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इन सब के आधार पे जो कट ऑफ है वो बताएंगे। बाकी एक एक करके हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने भी आपने वीडियो देखा होगा कट ऑफ का वो सब रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी के डाटा कोई दिखाए होंगे, डिटेल्स में बताए होंगे। तो उतना डिटेल्स में मैंने खुद यहाँ कॉपी में लिखा है अच्छे से, तो आपको बताने की उतना क्या जरूरत है वीडियो का ड्यूरेशन फालतू का लंबा करने से। जो आप देखने आए हैं वो जरूरी है ना, लेकिन एक बार सरसरी निगाहों से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये रैंक गुरुजी का डाटा है, 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट का डाटा है। अब इसमें शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स दिखाया गया है कि 27 तारीख वाले का एवरेज मार्क्स 36.97 रहा है। अब देखिए सबसे जो पहले एग्जाम होता है उनको पैटर्न नहीं पता चलता है, तो उनका नॉर्मलाइजेशन में भी स्कोर बढ़ता है। इन सभी बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक ना। बाकी ये शिफ्ट वाइज हो गया, और अगर आपको आगे देखना है तो आगे देख लीजिए। ये जो है वो आपको रॉ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 96 से ज़्यादा कितने कैंडिडेट ने स्कोर किया है, 91 से ज़्यादा कितना किया है। वही नॉर्मलाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जोन वाइज एवरेज मार्क्स देख लीजिए अपने अलग अलग जोन का। अहमदाबाद का एवरेज मार्क्स है 47.28, अजमेर का 47.83, इलाहाबाद का 44.36। तो ऐसे करते करते आप पूरा ये देख सकते हैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या आप लोग के पास होगा भी, तो ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। बाकी किसी जोन का भी हम लोग देख लेते हैं, एक जोन का किसी का, जैसे रांची का अगर देखना है तो नॉर्मलाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि 86 से ज़्यादा लाने वाला कैंडिडेट की संख्या 2 है, एक अनरिजर्व कैटेगरी का, एक OBC कैटेगरी का 81 से ज़्यादा लाने वाला कैंडिडेट की संख्या 38 है, अनरिजर्व 18 है और OBC 17 है, ठीक ना। तो इन सभी बातों का, बाकी एक EWS है, 2 SC कैंडिडेट जो है 81 से ज़्यादा लाए हैं। तो इन सभी बातों को आपने देखा ही होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना रैंक मित्रा के डाटा पे। ये रैंक मित्रा का डाटा है, हालांकि यहाँ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, 6 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट का ये डाटा है। जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये मार्क्स रॉ मार्क्स है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि 95 या 95 से ज़्यादा लाने वाली कैंडिडेट की संख्या 6 है, जिसमें कि 3 UR का, 3 OBC के कैंडिडेट है। वैसे ही अलग अलग जो है वो रॉ स्कोर दिखाया गया है, कितने टोटल कैंडिडेट हैं, इनकी भी संख्या यहाँ दी गई है। ऑल शिफ्ट एवरेज स्कोर भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें मेन चीज़ ये है कि ये ऑथेंटिक डाटा है, यहाँ गलत जल्दी नहीं होता ना, क्योंकि आप अपना URL आंसर की का डालते हो, और ऐसे अगर आपसे मैं फॉर्म फिलअप करवाऊँ गूगल फॉर्म या फिर ऐसे पोल करवाऊँ तो आप गलत भी डाल सकते हो। कोई एग्जाम नहीं देगा, वो भी फालतू का लिख देगा कि मैं 90 लाया हूँ, लेकिन यहाँ तो गलती नहीं होगा। यहाँ तो जो आपका एनालिसिस होता है, जो आपका आंसर की है, उसी के एनालिसिस के आधार पे ये डाटा निकलता है, तो इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। बाकी देख लीजिए, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद में टोटल 62,135 कैंडिडेट ने इस वेबसाइट का यूज़ किया है। उसके आधार पर जो है 95 या 95 से ज़्यादा लाने वाले कैंडिडेट की संख्या मात्र 1 है अहमदाबाद में। 90 से ज़्यादा लाने वाले की संख्या 5 है, जिसमें कि 4 OBC के हैं, 1 अपना अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो ऐसे ही सभी जोन का अलग अलग है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे भोपाल का हो गया, ये अपना भुवनेश्वर का हो गया, तो इन सबको आपने आई होप देखा होगा। तो फालतू का बोर करने का कोई मेरा मकसद नहीं है, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपनी कट ऑफ की ओर। तो ये जो 2 डाटा है, रैंक मित्रा का डाटा, रैंक गुरुजी डाटा, ये मैंने आपको सरसरी निगाहों से दिखा दिया। हालांकि मैंने एक एक करके अपने कॉपी में यहाँ लिखा है, जो वीडियो बना रहा हूँ तो सामने मैंने उसको रखा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी सरसरी निगाहों से देखा हूँ, आपको बस दिखाया हूँ कि बाकी पर्सनल एनालिसिस, माई एक्सपीरियंस, ये मैं आपको सबको बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग कि भैया आप कट ऑफ बताइए, कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ हिंट देना चाहता हूं। जैसे कि मैं आपको यहाँ नॉर्मलाइज कट ऑफ बताऊंगा। नॉर्मलाइज कट ऑफ इसलिए बताऊंगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा यहाँ जो है वो मेन फैक्टर साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ है
और रॉ स्कोर कौन सा कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये पहले से पता नहीं है, तो रॉ स्कोर पर कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस पे हिंट नहीं दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर हम लोग देखेंगे और उसमें भी मैं आपको अनरिजर्व कैटेगरी का बताऊंगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी का जैसे मानकर चलिए मैं किसी का अगर बता रहा हूँ आपको कट ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है कि अपनी कैटेगरी अनुसार कट ऑफ देख लेना है। जैसे ईडब्ल्यूएस का अगर बात की जाए तो लेटेस्ट अगर आप एग्जाम का कट ऑफ देखिएगा रेलवे का, तो उसमें लगभग अपना अनरिजर्व कैटेगरी से 2 से 3 नंबर ही कम रहता है ईडब्ल्यूएस का। वही अगर ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी का भी जो है वो आपको 1 से 2 नंबर मान के चलते हैं कि 1 से 2 नंबर आपको माइनस कर लेना है। अगर एससी का बात किया जाए तो एससी का जो है वो आपको 6 से 7 नंबर आप माइनस कर लीजिएगा। और वही एसटी का अगर बात किया जाए तो एसटी का जो है वो कट ऑफ लगभग 11 से 12 नंबर कम रहता है। तो जो भी मैं कट ऑफ अगर बताऊँ, ठीक ना, या एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक्स लिया हूँ, तो अगर मैं एक्स कट ऑफ बता रहा हूँ तो ईडब्ल्यूएस को आपको उसमें से 2 से 3 नंबर कम कर लेना है, ओबीसी में 1 से 2 नंबर कम करना है, एससी में 6 से 7 नंबर कम करना है, एसटी में 11 से 12 नंबर कम करना है। एक बार फिर मैं बता दूं, मैं नॉर्मलाइज कट ऑफ में बताने वाला हूं, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि आपकी जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही कट ऑफ डिसाइड होता है, यानी नॉर्मलाइज कट ऑफ ही आपको शो करेगा। अब देखिए यहाँ मैंने आपके जो जोन है जहाँ आपने फॉर्म फिलअप किया है इसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया है। कुछ जोन को मैंने ग्रीन जोन में रखा है, कुछ को येलो जोन में रखा है, कुछ को रेड जोन में रखा है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ग्रीन जोन वाले का जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाएगा, रेड जोन वाले का कट ऑफ है बाकी के जोन से ज़्यादा जाएगा, और येलो जोन वाला का जो कट ऑफ है वो एवरेज रह सकता है, यानी बीच में रह सकता है। समझ गए ना। बाकी हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले अगर ग्रीन जोन के बारे में देखेंगे तो ग्रीन जोन में मैंने रखा है बेंगलुरु को जो है वो ग्रीन जोन में रखा है, और मेरे अनुसार बेंगलुरु का जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है फिजिकल के लिए वो जा सकता है आपको 65 to 68। ये है अनरिजर्व कैटेगरी का, यानी जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उनके फिजिकल के लिए 65 से 68 जो है वो नॉर्मलाइज कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से निपटा लेते हैं रेड जोन का, क्योंकि इसमें संख्या कम है। तो रेड जोन में आपको मैंने कोलकाता, पटना, भोपाल और गुवाहाटी को एनालिसिस करके रखा है। अब इनका जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा सबसे, और वो जो कट ऑफ है आपको कितना जा सकता है भैया अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ, तो 74 to 77 के आसपास जो है वो कट ऑफ जा सकता है। ठीक ना, ये हकीकत है। भले किसी को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, तो भैया ये ज़्यादा नहीं है, ये हकीकत है, यही जाने वाला है। तो 74 to 77 जो है वो आपको ये रेड जोन का जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला है। बाकी आप अपने कैटेगरी के अनुसार, जैसे मैंने बताया, डब्ल्यूएस में 2 से 3 नंबर, ओबीसी में 1 से 2 नंबर, एससी में 6 से 7 नंबर, एसटी में 11 से 12 नंबर माइनस कर दीजिएगा, तो आप अपने कैटेगरी का जो है वो नॉर्मलाइज कट ऑफ जान सकते हैं। बाकी देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का यही वो है, मतलब फैक्टर साबित होने वाला है। जो मेन फैक्टर मैंने आपको बताया है कि जैसे 76 में अगर बता रहा हूँ, जैसे 74 से अगर 77 का बात किया जाए तो बीच में 76 आ रहे ना, तो 76 70 वाले का भी हो सकता है रिजल्ट, और इसमें 75 वाले का 1 नंबर भी किसी की शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है, किसी में 68 वाले का भी 76 हो सकता है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन भैया अहम रोल निभाने वाला है। ठीक ना। बाकी अगर येलो जोन का बात किया जाए तो येलो जोन में आपको अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, उसके बाद गोरखपुर हो गया, मुंबई हो गया, प्रयागराज हो गया, रांची हो गया, सिकंदराबाद हो गया, इन सबको मैंने येलो जोन में रखा है, और लगभग इनका जो कट ऑफ है वो आसपास ही रहेगा, यानी जितने भी ये टोटल जोन है इन सबके एक दूसरे के आसपास ही रहेगा। अब कितना कट ऑफ रह सकता है, तो देखिए मेरे अनुसार अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है इन सभी जोन का वो जा सकता है, नॉर्मलाइज स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, 71 to 73। 71 to 73 जो है वो फिजिकल के लिए इनका जो है वो कट ऑफ जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, येलो जोन समझ में आ गया होगा, रेड जोन का मैंने कट ऑफ बता दिया, ग्रीन जोन का कट ऑफ बता दिया। बाकी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा कितना नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा, ये तो हमको पता ही नहीं है, तो हमको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो फिजिकल की तैयारी के लिए मैं आपको यहाँ हिंट देना चाहता हूँ कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपका रॉ स्कोर 65 प्लस है, 65 प्लस है, तो फिर आपको फिजिकल की तैयारी हल्का फुल्का करना चाहिए, हल्का फुल्का फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, नहीं वॉकिंग टाइप का करना चाहिए। क्योंकि अचानक से अगर रिजल्ट आ जाए और आपका रिजल्ट हो जाए नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर ज़्यादा हो जाए और आपका रिजल्ट अगर आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। हो सकता है कि आपका फिजिकल सही से ना हो पाए, 1 महीना में आप फिजिकल की तैयारी सही से ना कर पाओ। तो इसलिए अगर 65 प्लस आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और 65 प्लस स्कोर आपका है, तो हल्का फुल्का आपको मतलब रनिंग करनी चाहिए। और रनिंग करने से शरीर का नुकसान थोड़ा ना होता है यार, वो तो आपका हेल्थ ही बनेगा, स्वस्थ रहेंगे आप, हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी में मान के चलिए 70 प्लस स्कोर है, तो 70 प्लस अगर स्कोर है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, तो फिर आपको पूरे मन लगाकर फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 70 प्लस में आपका नॉर्मलाइजेशन में और नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आराम से हो सकता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल की तैयारी आपको कैसे करना है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया, वैसे ही आप अपना
कैटेगरी वाइज आप नंबर कम करके उसके हिसाब से अपना फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना। ये जो मैं कट ऑफ बताया हूँ ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, और ये अनरिजर्व कैटेगरी का मैंने कट ऑफ बताया है। और बाकी जितनी रिजर्व कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस का 2 से 3 नंबर कम करना है, ओबीसी में 1 से 2 नंबर, एससी में 6 से 7 नंबर और एसटी में 11 से 12 नंबर कम करना है। इससे कम कट ऑफ में अगर आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी जोन का जाएगा जो मैंने अभी आपको कट ऑफ बताया है, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है और पढ़ने वाले कैंडिडेट की संख्या कम नहीं है। देखिए आपको मैंने डाटा दिखाया ना, यहाँ रैंक मित्रा का या फिर रैंक गुरुजी का डाटा, इसमें 90-95 लाने वाले भी कैंडिडेट की संख्या है, 90-95 भी लाए हैं, 85 भी लाए हैं, 80 भी लाए हैं। इसलिए अपना कंपेरिजन ऐसा नहीं है कि सबके साथ करना है, हकीकत को समझना है। जो हकीकत है, जो रियल में कंपटीशन है, उसको आपको तो समझना ही पड़ेगा, उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक, बाकी और भी आपके मन में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। अब आगे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्कोर कम है तो परेशान हो जाना है, बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाना है। जो क्रीम कैंडिडेट है तो वो इसमें चले जाएंगे अच्छा स्कोर करके, आप भी क्रीम बन जाओगे। इसके लिए अब नई वैकेंसी के लिए आप पूरा मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और इसमें अगर नहीं होता है तो इस बार सिलेक्शन लेने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।